तो हम लोग ने इसके पहले तक पिछली क्लास में किया था। ना इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखते हैं। सो इफ मिरर इज फिक्स, दो कंडीशन है जब मिरर फिक्स्ड है ना, बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटीज के, एक आई कंपोनेंट और दूसरा जे कंपोनेंट। तो जो इमेज भी जो मूव करेगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आई कंपोनेंट और दूसरा जे कंपोनेंट। तो आई कंपोनेंट जो है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज, वो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। और जो वाई डायरेक्शन मतलब पैरेलल, दो डायरेक्शन होगा, वन परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड अदर पैरेलल टू द मिरर। So velocity of image in the direction perpendicular to plane mirror is same as that of the object but in opposite direction. तो perpendicular to plane mirror ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो ये opposite डायरेक्शन में आएगा इमेज। Velocity component of image parallel to mirror is same as that of the object when mirror is at rest or moving. तो ये जो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो पैरेलल है मिरर के, जो कंपोनेंट, दैट विल बी सेम, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, दोनों का सेम होगा। अब सेकंड केस, ठीक है, ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस की बात करें, मिरर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग, अगर दोनों मूव कर रहा है, सो इस केस में हम लोग रेफरेंस मेथड यूज करते हैं। मान लो मिरर इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अब अगर मान लो हम लोग एक रेफरेंस रेफरेंस मान लेते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है, और जो यहाँ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है, और रेफरेंस से इस इमेज का डिस्टेंस z, ठीक है। अब और मिरर का जो डिस्टेंस है रेफरेंस से y है। अब देखो, अगर हम लोग जो कांस्टेंट वाला जो चीज करते हैं, जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का मिरर से डिस्टेंस होगा, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये y माइनस एक्स हो गया, है ना। और ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये z माइनस वाई हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। और y को इस तरफ लेके आ जाओ तो 2y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, और z इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो इनको, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डी जेड अपॉन डी टी इज 2 dy अपॉन डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो 2 dy अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या है, ये नेगेटिव साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो 2 इंटू माइनस टू हो गया यहाँ पे, राइट। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है हमारा, -4 हो गया, है ना। माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज 4। यहाँ पे देखो, ये जो डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये 4 दे रखा है, और यहाँ डी वाई अपॉन डी टी जो है ये -2 दे रखा है, रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। -4 -4 -8 हो गया। सो इमेज इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मिरर विथ अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। तो ये रेफरेंस वाले मेथड से हम लोग करते हैं, रेफरेंस मेथड इसको हम लोग कहते हैं। Now if mirror is moving towards or away from the object with speed v, the image will move towards or away from the object with a speed 2v। अगर, है ना, ऑब्जेक्ट को हम लोग का मोशन, ठीक है, नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मिरर बस मूव कर रहा है। तो मिरर अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट, द इमेज विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ स्पीड 2v, है ना। x और x दोनों चेंज हो रहा है, राइट। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों चेंज हो रहा है, इसीलिए द इमेज इज अपीयर्ड टू बी मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड 2v। नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे भी अगर मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा है, तो भी उस केस में भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो पैरेलल है मिरर के, है ना, तो दैट विल नेवर चेंज। ठीक है।
एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ बता रखा है कि an object is kept fixed in front of a plane mirror which is moved by 10 meter per second away from the object. Find the velocity of the image. तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया, सीधे डबल कर दो, ये वही वाला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, ये वाले थर्ड वाले पॉइंट पे बेस्ड है ना, इस वाले पॉइंट पे बेस्ड है। डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, या फिर ये जो रेफरेंस मेथड है ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। पहले रेफरेंस मेथड से करके देखते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो ये हमारा प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गया। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स किया हुआ है ना, तो इसका पोजीशन फिक्स किया हुआ है, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लेता है, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ये जो मिरर का डिस्टेंस है y है, तो ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये 2y हो जाएगा किसी भी मोमेंट पे। मतलब ये मान लो x, इसको मान रहे हैं इमेज का डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। सो मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dy अपॉन dt। dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी ऑफ image is equal to twice of velocity of mirror, right? velocity of mirror क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो velocity of image कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। डिराइव भी कर सकते हो इस चीज को। और अगर याद है तुम्हें कि भाई हम लोगों ने एक वो रूल पढ़ा था कि वही होता है, जितने रिजल्ट्स तुम याद करोगे स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है, बट ठीक है उतने रिजल्ट याद करना भी पॉसिबल नहीं है अगर बेसिक से चलोगे। कि भाई बेसिक हमने कर लिया कि रेफरेंस मेथड एक चीज होता है, उस रेफरेंस मेथड को जहां पे भी लगाएंगे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो या तो अपने फंडामेंटल्स और बेसिक पे वर्क करो और उसमें इतना प्रैक्टिस हो कि स्पीड फटाफट आ जाए, इसको भी करने में ज्यादा समय लगा नहीं, है ना। या फिर तुम्हारी याददाश्त इतनी अच्छी हो कि तुमको सारे रिजल्ट्स और फॉर्मूलेज याद हो जाएं, है ना। तो दोनों चीज सही है। सब हर बच्चों का अपना अपना एक ये होता है, तरीका होता है करने का। मेरी याद करने की पावर बहुत खराब थी, इसी वजह से मैं बेसिक्स पे बात करता हूँ। और बोला जाता है, जैसा रूल बुक्स में देखोगे कि आईआईटी में हमेशा बेसिक ही काम आता है बेसिकली, क्योंकि रटा रटाया वाला चीज पूछा नहीं जाता है आईआईटी में कभी भी। डायरेक्ट रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे आईआईटी में। तो इस वजह से बोलते हैं कि बेसिक याद रखो तो अपना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आईआईटी में अच्छा करना है तो बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, Yes. ये लिख लिया सबने। Yes, sir. अब यहाँ पे ये कह रहा है, a plane mirror and an object have speeds 5 meter per second and 10 meter per second respectively. If the motion of the mirror and the object is along the normal of the mirror, then the speed of the image may be। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हैं, है ना। एक एक करके हम बात करते हैं। एक मेरा हमारा मान लो प्लेन मिरर है। सो प्लेन मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट हैव स्पीड्स 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पीड है, और मिरर का जो स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, now if the motion of the mirror and the object is along the normal, ठीक है, then the speed of the image may be। अब देखो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। पहला तो ये केस हो गया जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे velocity of object
अगर हम लोग इससे बात करें, ये x ले लेते हैं मान लो, और मान लो यहाँ पे इमेज है इस पॉइंट से, सॉरी ये हम लोगों ने y लिया था, इसको x लिया था, और ये डिस्टेंस को z लिया था। तो ये जो डिस्टेंस होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई, 2y इज इक्वल टू x प्लस z। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने बेसिकली। तो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे 10 प्लस ऑफ वी आई, तो वी आई क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, ये केस 1 था, ठीक है, जब दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंड केस, मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और मिरर जो है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। तो अब इस केस में देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो करोगे ये क्या हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और वेलोसिटी ऑफ मिरर तुम देखोगे दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो इक्वेशन है, फॉर्मूला जो है वो क्या था, ट्वाइस ऑफ vm इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहाँ पे देखो, तुम इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ये जो चीज हम लोगों ने लिखा है ना, तो इसमें अगर पुट करोगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, -10 प्लस वी आई, तो वी आई क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारे और केसेस हो सकते हैं, बट तुमको आ गया तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो और यहीं पे रुक सकते हो। बट तीसरा केस तुमको ये कंसिडर करना है कि ये ऑब्जेक्ट तो इधर मूव कर रहा है, vo इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, बट मिरर उल्टे साइड मूव कर रहा है, मिरर इधर मूव कर रहा है, vm इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। उस केस में 2vm इज इक्वल टू v0 प्लस vi करोगे, तो 2 इंटू -5 इज इक्वल टू v0 10 प्लस vi, सो vi इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ केस एक हम लोग कंसिडर करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी -10 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर भी -5 मीटर पर सेकेंड है। 2vm इज v0 प्लस vi, 2vm मतलब 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10 प्लस vi, यहाँ पे भी vi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो, मतलब तुम यहाँ पे vi या तो 0 है, +20 है, -20 है, या 0 है। तो ये 4 केसेस बनते हैं। तो इसमें या तो 0 हो सकता है या 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन दिया नहीं है, यहाँ पे तो बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों?
क्लियर है आप सबको? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कंपोनेंट वाला जो हम लोग बात कर रहे थे कि y कंपोनेंट जो है पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो सेम रहता है और x कंपोनेंट चेंज कर जाता है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट while the mirror moves with 1 meter per second towards the left as shown. So find the velocity of the image. ये तो वैसा ही है, ये करके बताओ हमको क्या रहा है फटाफट. इसके अगले वाला है मेरे ख्याल से जिसमें हम लोग को कर 7 meter per second -7 मीटर पर सेकंड towards left. हाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट, 7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, तो अभी तुरंत हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. यही था ना, 2vm इज इक्वल टू v0 प्लस vi, ये था. तो वेलोसिटी 2vm माइनस v0 जो है vi हो जाएगा, तो vi 2 टाइम्स vm. तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट है माइनस y माइनस ऑफ v0 मतलब टुवर्ड्स राइट है, मतलब -5 -2 -5 -7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -7 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. क्लियर? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Now images followed. एक और क्वेश्चन है ना, इसमें दिया हुआ नहीं है बट वो क्वेश्चन अच्छा है, एक सेकेंड रुको. क्वेश्चन है, in the situation shown in figure, find the velocity of image. अब देखो, ये जो मिरर है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री, और जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री. ठीक है, नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग को बोला है, राइट. तो मान लो इमेज यहाँ पे है, राइट. सो इमेज का जो भी वेलोसिटी होगा, लेट्स से इमेज का कुछ ऐसे वेलोसिटी होता है. अब जो x कंपोनेंट है, राइट, x कंपोनेंट तो सेम होता है. वेलोसिटी ऑफ इमेज so velocity of image minus velocity of mirror, मतलब velocity of image with respect to mirror is equal to minus of
इसको ऐसे लिख सकते हो, velocity of image with respect to mirror is equal to minus of velocity of object with respect to mirror. ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं. सो अब x कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन ये हम लोग कर रहे हैं. तो दिस इज velocity of image minus velocity of mirror minus velocity of object velocity of mirror. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा velocity of image is equal to 2vm. ठीक है, 2vm, ये x डायरेक्शन में हम लोग बस बात कर रहे हैं. 2vm माइनस ऑफ v0. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन. अब ये 2 इंटू माइनस 5 cos 30 डिग्री हो जाएगा. 2 इंटू माइनस 5 cos 30 डिग्री माइनस v0 माइनस ऑफ 10 cos 60 डिग्री. So vi is equal to minus 10 times cos 30 degree root 3 by 2 minus 10 into 1 by 2. So minus 5 अगर कॉमन ले लोगे रूट 3 प्लस 1 हो गया. ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया minus 5 रूट 3 प्लस 1. अब ये x डायरेक्शन में. अलोंग y डायरेक्शन में पता है दोनों सेम होता है. Along y direction, velocity of object is equal to velocity of image. So velocity of object is 10 sin 60 degree is equal to velocity of image in y direction. ठीक है, ये इसको ना x x कर ही लो, तुमको कंफ्यूजन ना हो. So 10 sin 60 degree is 10 root 3 by 2 is equal to velocity of image in y direction. So this is 5 root 3 is equal to velocity of image in y direction. तो अब हम लोग को अगर इसका velocity of image vector form में लिखना है, so this will be equal to minus of 5 root 3 plus 1 I cap plus of 5 root 3 j cap. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट इतना है. कर लिया सबने? लिख लिया इसको? Yes, sir. Now images formed by two mirrors. So when two plane mirrors are inclined at an angle theta and an object is placed in between them,
ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन मोर देन वन इमेजेस आर फॉर्म। ये आईसीएससी बोर्ड वालों ने काफी, मतलब ये मेरे ख्याल से 9th या 10th में ही पढ़ा है। तो है ना उर्जित? हाँ तो सर। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि दो मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एन एक निकालते हैं, एन। सो नंबर ऑफ इमेज एन, उसके लिए हम लोग पहले एन का जो वैल्यू निकालते हैं, एन का वैल्यू इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। अब 360 बाय थीटा करके अगर आपको इवन आता है, ठीक है, तो हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। और अगर 360 बाय थीटा का वैल्यू ऑड आता है तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर सिमेट्रिक पोजीशन है, मतलब जितना डिस्टेंस इस मिरर से उतना ही इससे है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो उसमें नंबर ऑफ इमेज n-1 होएगा। अगर असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेज n आएगा। सिमेट्रिकली मतलब देखो यहाँ पे हो गया, असिमेट्रिकली मतलब यहाँ पे कहीं पे है, इस मिरर से पास है और इस मिरर से दूर है, तो ये असिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो असिमेट्रिक वाले में नंबर ऑफ इमेजेस n है, सिमेट्रिक वाले में n-1 है। क्लियर है बच्चों? तो n एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं 360 बाय थीटा। अब अगर 360 बाय थीटा इवन होता है, ये क्वांटिटी मान लो तुम्हारा ये ना थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो 360 बाय 90, अगर थीटा 90 डिग्री है तो n इज इक्वल टू 360 बाय 90 इज इक्वल टू 4 हो गया। ये इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n-1, दैट इज 4 - 1 3 हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. अब मान लो थीटा का वैल्यू होता, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होता, तो अब यहाँ पे n क्या हो जाता है, 360 बाय 120 मतलब 3 हो जाता। ये 3 क्या है, ऑड। अब ऑड है तो अब इसमें तुमको दो चीज देखना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 हो जाएगा। अगर लिखा है ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो उस समय नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही रहेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. वही चीज यहाँ पे बताया हुआ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर एंड थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री होगा तो n का वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इनफाइनाइट, बट ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी इन अकॉर्डेंस विद I is inversely proportional to 1 by intensity is inversely proportional to 1 by r square। बेसिकली क्या है, जो बार्बर शॉप में हम लोग जाते हैं तो आगे पीछे दोनों तरफ मिरर लगा हुआ रहता है, राइट। तो अगर हम मान लो बार्बर शॉप में इस चेयर पे यहाँ पे बैठे हैं, राइट, और हमारा चेहरा इस तरफ है, तो इस मिरर में हमें पीछे अपना पीछे का हेयर कट भी दिखेगा, उसके पीछे फिर से एक इमेज बनेगा, उसके पीछे फिर इमेज बनेगा, मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स, थीटा दोनों पैरेलल है, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री हो गया है तो n इज इक्वल टू 360 बाय 0 कर लोगे, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गए, इनफाइनाइट हो। नाउ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स ये दे रखा है भाई, जब थीटा 0 डिग्री हो तो इनफाइनाइट इमेजेस होगा, थीटा 30 डिग्री होगा उस केस में 12, 360 बाय 30 12 हो गया n का वैल्यू। इवन है तो यहाँ पे सिमेट्रिकली हो चाहे असिमेट्रिकली हो, दोनों पे 11 11 हो। 45 डिग्री हो गया, 8 है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो दोनों 7 7 हो गया। 360 बाय 60 ये भी इवन है, तो ये 5 5 हो गया। 360 बाय 72 करोगे 5, अब क्या आ गया, ऑड आ गया, तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिकली है तो 4 होगा, अदरवाइज 5 होगा। और 90 डिग्री है, 4 है, ये इवन है, दोनों 3 3 हो जाएगा। 120 डिग्री है, 3 है, ऑड है, जो कि हम लोग पीछे पेज पे कर भी रहे थे, वहां सिमेट्रिकली होगा तो 2 होगा, असिमेट्रिकली होगा तो 3। क्लियर बच्चों?
Yes, sir. Now all the images lie on a circle. जितने भी इमेज है ना ये जो बनते हैं ये सारे एक सर्कल पे लाई करता है और सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर्कल का सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर होगा, उसका जो रेडियस है वो मिरर का ये होगा. So all the objects lie on a circle whose radius is equal to the distance between the object O and the point of intersection of the mirror. Point of intersection और ऑब्जेक्ट O के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस हो जाता है इस सर्कल का. सर्कल बनाएंगे तो जितने भी इमेजेस बन रहे हैं इसके जितने भी इमेजेस बनेंगे, मतलब देखो पहला इमेज ये बना, इस वाले मिरर से पहला इमेज ये बना 90 डिग्री पे, जितने पे ऑब्जेक्ट है उतने पे ये इमेज है. उसी तरह दूसरा इमेज यहाँ बना. ठीक है. अब इस इमेज के लिए ये इमेज जब इस मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा और चौथा इमेज यहाँ बन जाएगा. और इस वाले मिरर के लिए ये वाला इमेज I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा और तीसरा इमेज यहाँ पे बन गया. तो बेसिकली 4 इमेज ऐसे हम लोग को दिखता है. आ गया समझ में सबको कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Now if theta is given, n is unique, but if n is given, theta is not unique, since same number of images can be found for different thetas, right? Number of images seen may be different from number of images formed and depends on the position of the observer related to object of n mirror. सब तो ऐसे ही है. अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 mirrors are inclined at an angle 30 degree and object is placed making 10 degree with the mirror M1. Find the total. 10 degree with the mirror M1 मतलब 15. देखो अगर ये 15 डिग्री बनाता तब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता. ये 10 डिग्री बना रहा है मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है. और यहाँ पे पहले तो मिरर के बीच में जो एंगल थीटा है 360/30 करोगे ये 12 हो गया. इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस तो ऐसे भी 12 - 1 11 होगा, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो. तो ये जो इस डेटा का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे n जो है इवन. अगर यही ऑड आता ना तब इस डेटा का मतलब होता कि 10 डिग्री पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मतलब एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पे है, मतलब एग्जैक्टली उसको एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए ना अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा. ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं 10 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे होना चाहिए था तब सिमेट्रिकली होता. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये तो प्लेन मिरर का कहानी खत्म हो गया. अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आते हैं. सो ये सब चीज बहुत सारा चीज तो तुम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े हो और सीबीएसई क्लास में भी हम लोग किए हैं. फटाफट इसको बस रिवाइज करते चले जाते हैं. स्फेरिकल मिरर है इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड. एक सरफेस पॉलिश्ड हो जाए, बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है तो कनकेव मिरर हो गया. रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बल्जिंग आउट है तो कन्वेक्स मिरर हो गया. पोल ऑफ वर्टेक्स ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है एक मिरर का, उसको पोल कहते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का. रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, या जो स्फीयर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है. प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस वो पॉइंट जहां पे जो पैरेलल लाइट रेज आके converge करें या diverge करें, appear to be diverging is called the focus. The distance between the focus and the pole is called focal length. Aperture is size of the mirror जिसको कि हम लोग diameter of the mirror भी कहते हैं. So it is the effective diameter of light reflecting area of the mirror, है ना. ये जैसे यहाँ पे बताया हुआ ये aperture हो गया तुम्हारे मिरर का. ठीक है. Focal length हम लोग बात करते हैं. Focal plane basically a plane which is passing through the focus of the mirror perpendicular to the ray of light is called focal plane. So plane passing through focus and perpendicular to optical axis, principal axis जिसको हम लोग कहते हैं. 10th वाला जो है principal section हो गया. principal section of the mirror by a plane passing through the center of curvature and the pole is called principal section. तो एक plane जो principal axis से pass कर रहा है, जो plane है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू
the center of curvature, and pole is called principal section. Paraxial rays, the incident rays which are close to principal axis are called paraxial rays. तो हम लोग जो भी अभी पढ़ेंगे ना, जितना भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उन सब में एज्यूम करते हैं कि रेज जो है पैराक्सियल है, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है. एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर पैराक्सियल रेज इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो रेज विच आर क्लोज टू मिरर, वहां पे पैराक्सियल रेज के जो एंगल है दैट इज वेरी स्मॉल. उसके अलावा ये जो f इज इक्वल टू जो था, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 होता है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑन फोकल प्लेन वेयर पैरेलल एंड पैराक्सियल रेज व्हिच आर नॉट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है जहां पे दिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये फोकल लेंथ है f. ठीक है, ये एंगल थीटा तुमको दिया हुआ है. हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन f. भाई ये अगर ट्राइंगल ले लेते हैं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन f हो जाता है. फॉर हमें पता है फॉर पैराक्सियल रेज, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि थीटा इज स्मॉल, और जब थीटा स्मॉल होता है उस समय tan theta will be approximately equal to theta. So tan theta is approximately equal to theta, और theta is equal to h by f करेंगे. So that means h is equal to f into theta. क्लियर है बच्चों? Now, next question, find the angle of incidence of ray for which it passes through the pole given that mi is parallel to cp. तो पोल से ये पास करे ऐसा हम लोग को ये एंगल निकालना है. अब देखो ये जो एंगल MIC, ये जो थीटा एंगल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मीट कर दो तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया. ये नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट. तो अब ये एंगल MIC इज इक्वल टू एंगल CIP इज इक्वल टू थीटा हो गया. ठीक है, अब ये देखो MI और CP, ये जो MI और CP पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. भाई ये अगर इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया. अब देखो एंगल MIC इज इक्वल टू एंगल ICP, alternate interior angles. Angle MIC is equal to ICP is equal to theta. First, second. अब in triangle CIP, अब देखो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों देखो, ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा अब, बिकॉज दोनों एंगल थीटा है. इन ट्राइंगल CIP, CP इज इक्वल टू IP. ठीक है, अब CP इज इक्वल टू IP दिया हुआ है, और ऑल्सो CP इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर CP CI R है, और CP जो है IP के बराबर भी होगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R, मतलब तीनों R के बराबर हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, और ये भी R हो गया. क्लियर है बच्चों? तो ये तीनों R हो गया, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट. सो तुमको निकालना था
फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे, थीटा निकालना था, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये तीनों थीटा थीटा थीटा, ये 60 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, इसको ट्राई कर लेना एक बार, है ना। नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये तो हम लोग को पता ही है भाई। जो सबसे पहले तो रेज क्या चाहिए हम लोग को, जो पैरेलल रे आ रहा है वो फोकस से पास करेगा, जो पैरेलल रे है जो कनकेव और कन्वेक्स दोनों में भी, तो यहाँ पे फोकस से पास नहीं, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सेकेंड वाला जो रे फोकस से पास कर रहा है, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जा रहा है, ये फोकस की ओर जा रहा था बट वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जा रहा है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, और यहाँ पे भी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो जा रहा से पास कर रहा है वो मिरर को हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस हो जाता है। और जो पोल्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का सेम बनता है। ना रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर, राइट। तो तुमको तो बेसिकली फॉर्मूला से अभी ज्यादा बस ये रखना चाहिए, है ना, डेरिवेशन वगैरह नहीं देखना है हम लोग को। तो 1/u + 1/v = 2/r होता है, या 1/u + 1/v = 1/f, जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करें, फटाफट एक बार रिवाइज करा दें। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। Distance measured along the principal axis in direction of incident ray is taken to be positive, while distance measured along the principal axis against the direction of incident ray is negative. Distance measured above the principal axis is taken to be positive, and distance measured below the principal axis is negative. तो जैसे पहले वाले फिगर में यहाँ पे u जो है तुम्हारा नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, और r भी नेगेटिव है, और f भी नेगेटिव है। इस केस में यहाँ पे u तो नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, r और v, f नेगेटिव है। इस केस में r और f पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव और v पॉजिटिव है। So in this sign convention, focal length of a concave mirror is always negative, while the focal length of a convex mirror is always positive. तो ये सब तो बेसिक है, तुम लोग को ऑलरेडी 10th क्लास में आता है। फाइंड आउट द पोजीशन, यहाँ पे u का वैल्यू -30 दिया हुआ है, r जो है यहाँ पे -20 है, तो यहाँ पे f = -10 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f, जो मिरर फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो 1/v + 1/-30 = 1/-10. So 1/v = 1/30 - 1/10. LCM 30 ले लेंगे, 1 - 3 - 2/30 - 1/15. So v = -15 सेंटीमीटर हमारा वैल्यू हो जाएगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में ही इमेज फॉर्म हो रहा है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये भी उसी तरह का है, ये आप खुद से कर लेना, मिरर फॉर्मूला पे डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, जो हम लोग सीधे रिजल्ट पे आते हैं। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या -v/u, ऐसा हम लोग लिखते हैं। Above formula is valid for both concave and convex mirror. Hi, H0, V and U should be put with sign.
In case of successive reflection from mirrors, the overall lateral magnification is given by m1 m2 into m3. मतलब अगर आपके पास कई सारे रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो हर रिफ्लेक्शन के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए. तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन विल बी m1 into m2 into m3 and so on, where m1 m2 m3 are lateral magnification produced by individual mirrors. Using above relation, following conclusions can be made. तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखो, जो ऑब्जेक्ट अगर रियल है, ठीक है, सो जो इमेज जो है वो रियल हो गए ये, और इन्वर्टेड है. रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है. खैर इसका कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दो. यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी गेट m is equal to f by f minus u by f, और या f minus v by f. तो अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये रिलेशन भी काफी यूज होता है. ठीक है. Longitudinal magnification. So basically, if an object lies along the principal axis, then its magnification is called longitudinal magnification. मतलब अभी जो हम लोग मैग्निफिकेशन कर रहे थे, हाइट के हिसाब से मैग्निफिकेशन देख रहे थे, जिसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही रखा हुआ है, मतलब मान लो ये अगर हमारा मिरर है और एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऐसे रख रखा है मिरर पे, तो अब यहाँ पे इसको जो मैग्निफिकेशन होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहेंगे. सो u अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला ये हो गया. अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv by du is equal to minus v square by u square हो गया. du is length of the object when the size of the object is quite less with respect to distance from the pole, और dv length of image है. अब dv by du is basically called the linear longitudinal magnification. तो यहाँ पे longitudinal magnification minus v square by u square. अब ये above formula is valid only when the length of object is very small as compared to distance of the object from the pole. तो जितना इसका डिस्टेंस पोल से है उसके रेस्पेक्ट में इसका लेंथ बहुत कम होगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है. सो dv by du होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. कब? जब ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. So length of the object is very small as compared to distance of the object from the pole, then only you can apply this formula. Now, cases of image formation by concave mirror. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. When object lies beyond center of curvature, image is formed between center of curvature and focus, real inverted and diminished. Or when object lies at center of curvature, real inverted and same size as the object. When the object lies between F and C, the image is formed beyond C, real inverted and enlarged. When object is at F, the image formed is real inverted and highly magnified. Okay, and the image is formed at infinity. When the object lies between pole and the focus, in that case the image is virtual, erect and magnified behind the mirror. Concave mirror gives enlarged, erect and virtual image. So these are used by dentists for examining teeth due to their converging properties. Concave mirrors are also used as reflectors in automobile. तो ये तो uses हो गए basically उसके. ये वही सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी डिस्कस किए. Now cases of formation of image by convex mirror. Object जब infinity पे image is formed at the focus, ठीक है, virtual, erect and highly diminished. When the object lies in between infinity and pole, कहीं पे भी रखा हुआ है, image is formed between pole and the focus, it is virtual, erect and diminished. ठीक है. Now for concave mirror अगर हम लोग बात करें, वही सेम चीज ये ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो ऑब्जेक्ट जब देखो, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज विल बी रियल. ये concave mirror के लिए बात कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक?
ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये v का रिलेशन है। v का रिलेशन हम लोग u से कर रहे हैं। हाँ, v और u का हम लोग एक रिलेशन देख रहे हैं। तो u का वैल्यू जब ये, अगर हम लोग इसको बात करें, यहाँ पे f है, तो जब u f पे होगा तो ये देखो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज वर्चुअल इस पूरे केस में, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज रियल यहाँ पे इस पूरे केस में। तो u जब तुम्हारा 0 से लेके f तक, मतलब पोल से लेके f तक, फोकल लेंथ तक जब होगा, तो रियल इमेज जो है वर्चुअल होता है। और जब इन्फिनिटी से लेके फोकस तक हम आएंगे तो इमेज जो है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये एक ग्राफ है जो कि तुम लोग रिलेट कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे उससे। A convex mirror gives always erect, virtual, and diminished image. So in convex mirror, the field of view is increased as compared to plane mirror. ये सब हम लोग कर चुके हैं. For real extended object, if the image formed by a single mirror is erect, it is always virtual. And in this situation, if the size of image is small than the object, the mirror is convex in nature. If the size of image is equal to that of the object, the mirror is plane in nature. तो जब एक ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और इमेज फॉर्म्ड बाय सिंगल मिरर इज इरेक्ट, इमेज अगर इरेक्ट फॉर्म हो रहा है तो उस केस में 3 कंडीशन होगा। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो कन्वेक्स मिरर, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर है तो वो प्लेन मिरर है, और इमेज का साइज अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो उस केस में कनकेव मिरर। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर, तब उस समय कनकेव मिरर हो गया। उसी तरह फॉर रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इफ इमेज फॉर्म्ड बाय सिंगल मिरर इज इन्वर्टेड, है ना, तो इन्वर्टेड तो बस एक ही केस में बनता है, दैट इज फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, द मिरर इज कनकेव एंड द इमेज इज ऑलवेज रियल। इन दिस सिचुएशन, इफ द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, size is equal to the object, size of object is equal to size of image, then in that case image is formed at C, and larger than the object, in that case the object lies between C and F and the image is between C and infinity. Now, as every part of a mirror forms a complete image, so if a part of mirror is obstructed, full image will be formed but intensity will be reduced. तो ये वही वाली बात है जो हम लोग लेंस के लिए भी कर चुके हैं कि लेंस के एक पार्ट को अगर हम लोग, हाँ जी बेटा, कुछ पूछा क्या किसी ने? So as every part of mirror forms a complete image, so if a part of mirror, say half, is obstructed, say covered with black paper, full image will be formed but intensity will be reduced to half. Now if an object is moved at a constant speed towards a concave mirror from infinity to focus, the image will move slower in the beginning and faster later on away from the mirror. Now this is because in the time the object moves from infinity to C, the image will move from F to C, and when the object moves from C to F, the image will be move from C to infinity. ये यहाँ पे infinity हो रहा है. So now if the object is moved from F to infinity at constant speed, the image will move faster in the beginning and slower later on towards the mirror. तो वही उसी का उल्टा है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं.
As focal length of a spherical mirror f is r by 2 depends only on radius of curvature and is independent of wavelength of light and refractive index of medium. So the focal length of a spherical mirror in air or water and for red or blue light is same. That this is also why the images formed by mirrors do not show chromatic aberrations. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम इसको पानी में डाल दो चाहे जहां भी डाल दो, हर केस में तुम्हारा जो ये f इज इक्वल टू r बाई 2 वाला रिलेशन है वो वैलिड होगा. सो फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हर जगह सेम होता है, एयर में, वाटर में, रेड लाइट के लिए, ब्लू लाइट के लिए, हर के लिए सेम रहेगा. ठीक है. Now next point, in case of spherical mirror, if r tends to infinity, so in case of spherical mirror, if r tends to infinity, that is it becomes a plane mirror, then f is equal to r by 2 is also infinity, and the mirror formula 1 by v plus 1 by u is 1 by f reduces to f infinity हो गया तो 1 by infinity 0 हो गया, उस केस में v is equal to minus u हो जाता है. तो image lies at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. This in turn verifies the correctness of mirror formula as well. तो mirror formula को हम लोग प्लेन मिरर के लिए भी यूज कर सकते हैं. In case of spherical mirrors, if we plot a graph between 1 by u and 1 by v, the graph will be a straight line with intercept 1 by f, with each axis as 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. तो ये बेसिकली यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो 1 by f हो जाएगा और उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमेशा. u and v, the graph will be hyperbola. तो अगर the graph between u and v will be hyperbola, ठीक है. As for u is equal to f, देखो ये hyperbola है यहाँ पे, ये जो आप u और v के बीच में रिलेशन देखोगे तो you will get a hyperbolic curve, ये और ये, ठीक है. Now convex mirror always gives erect virtual and diminished image. अब ये सब नॉर्मल मिरर फॉर्मूला पे ही है, फाइंड आउट द पोजीशन, हाइट एंड टाइप ऑफ इमेज. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप कर सकते हैं, है ना. सिंपल 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f वाला क्वेश्चन है ये. Now show the approximate image of AB in the following case, right? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो देखो ये पॉइंट है AB एक रखा हुआ है, ये A जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, राइट. तो यहाँ पे जो इमेज जो बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, है ना. और तो अगर इमेज को हम लोग इधर इस तरफ शो करें और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो ये इधर कहीं पे बनेगा, ठीक है. इस तरह से इमेज बन जाएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश. और एक ए बी यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पे, मतलब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा था, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं लाई करेगा, फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है. तो बी डैश तो इन्फिनिटी पे बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा. तो ये इस तरीके का एक इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है. ये इन्फिनिटी पे बनेगा और इसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ये यहाँ से जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से इसका, ये बहुत नीचे कहीं पे जाके बनेगा. तो ये इसका इमेज हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? ये जो क्वेश्चन है देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर. कनकेव मिरर मतलब f इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर हो गया. और फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, u का वैल्यू निकालना है और मैग्निफिकेशन, कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर. The image is 3 times the size of the object. So m is equal to
तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, एक इरेक्ट इमेज और एक इन्वर्टेड इमेज। तो हम लोग मैग्निफिकेशन यहाँ पे +-3 ले सकते हैं, राइट। तो केस 1 जब m इज इक्वल टू +3 लेंगे, उस केस में जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है m इज इक्वल टू f/f माइनस u, जो हम लोग फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन देख रहे थे, उसको यूज करेंगे। यहाँ पे +3 है, मतलब 3 इज इक्वल टू -30/-30 माइनस u। तो -30 माइनस u इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू -20। ठीक है। दूसरा केस, सेकंड केस, m इज इक्वल टू -3 ले लो। -3 इज -30/-30 माइनस u, और -30 माइनस u इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू, सॉरी -10 नहीं, +10 हो जाएगा, -30/-3 +10 हो जाएगा, u इज इक्वल टू -40। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना। थोड़ा सा रह गया है कुछ पोर्शन, वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर ये सेंटर खुल सकता है क्या एग्जाम के बाद, सिर्फ जेई के लिए अगर पॉसिबल है? एग्जाम के बाद? कौन से एग्जाम के बाद? सर जो अभी फाइनल्स आ रहे हैं सबके। जेई के लिए मतलब? सर जैसे क्लास 12 के लिए, जेई के लिए अभी जो क्लासेस हो रही है सर, सैटरडे संडे। खुलने का तो हम लोग खुद ही वेट कर रहे हैं। हम लोग स्टाफ्स को हम लोगों ने बोल दिया है, 17 तारीख से बहुत सारे स्टाफ आएंगे वहाँ पे। बच्चों के लिए हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन है, उसके बाद बताएंगे। हम लोग खुद ही उस प्रोसेस में हैं उसको खोलने के, ठीक है ना। तो स्टाफ सब यहाँ से क्लास लेना शुरू करेंगे। कुछ कुछ स्टाफ जिनका कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, जैसे कलम सर का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो उनको बोला है मैंने कि वो यहाँ पे आके यहाँ से क्लास लेंगे। तो उन लोग को बता दिया है स्टाफ सबको। और देखो जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी, ऑब्वियसली सेंटर तो खोलना ही है। देख लेते हैं, अगर उस समय तक सिचुएशन ऐसा रहा कि खोल सकें, तुम लोग भी स्कूल चले गए हो 10-15 दिन और एकदम सही हो, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि कोरोना हट गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, तो फिर खोल लेंगे। अभी तो सिचुएशन बहुत टफ है। बेसिकली दिल्ली में देखो इतना केसेस बढ़ रहा है, हमारे सोसाइटी में तो पता नहीं, एकदम वो नहीं कहते हैं कि एकदम गजब मशरूम हो रहा है केसेस। अभी कल या परसों ही 6 केसेस आए हैं पॉजिटिव मेरे सोसाइटी में। तो लोग थोड़ा सा अब उसको ढिलाई से ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब तो सबको, मतलब सब चीज ठीक हो गया है, तो अब जाके फिर से एक पीक आ रहा है। तो मतलब बेसिकली तुम इवेंचुअली देखोगे दिवाली तक जाते जाते हम लोग फिर से सेकेंड कोरोना पीक पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद क्या सिचुएशन रहता है, यूरोप में तो सारे कंट्रीज फिर से बंद हो गए टिल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। बेसिकली दे आर ब्रेसिंग फॉर, उनका तो फेस्टिवल क्रिसमस होता है ना, तो क्रिसमस के पहले बंद बंद करके वो चाहते हैं कि केसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जैसे हम लोग अभी बंद नहीं कर सकते, इकोनॉमी पूरा ही गिर जाएगा, क्योंकि यही वो टाइम है जब लोग थोड़ा सा खरीदारी वगैरह करते हैं और थोड़ा सा इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर हम लोग बात कर